हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। माय नेम इज़ प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन ईडियम्स और फ्रेजेस के बारे में दैट आर बेस्ड ऑन एनिमल्स, यानी जानवरों पर बेस्ड ईडियम्स एंड फ्रेजेस। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ईडियम, डॉग डेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग ईडियम है। डॉग डेज मतलब साल के वो दिन जब गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, गर्मी पीक पर होती है। तो हम कह सकते हैं जुलाई और अगस्त के दिन, क्योंकि ऑफ कोर्स तभी गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। अब आप कहोगे डॉग डेज क्यों, शायद कुत्ते बाहर घूमते हैं, मे बी वहाँ से ये ईडियम आया होगा। नहीं, इस ईडियम की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। एक बार समझ लोगे तो सारी उम्र याद रहेगा। देखो, एंशियंट रोमन्स ने नोटिस किया। एंशियंट रोमन्स आपको पता है रोमन एम्पायर था, वहाँ के जो लोग थे उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने नोटिस किया कि गर्मी सबसे ज़्यादा जुलाई और अगस्त के महीने में पड़ती है। और उन्होंने एक और चीज़ नोटिस करी कि इन्हीं दो महीने के बीच एक बहुत ही ब्राइट स्टार स्काई में आ जाता है। एक्चुअली बहुत ब्राइट नहीं, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, जिसका नाम है साइरस, वो अचानक से आसमान में आ जाता है। अच्छा, साइरस के बारे में आपको ये भी बताना चाहिए कि ये केनिस मेजर कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है। कॉन्स्टिलेशन आपको पता ही होगा कि आसमान में अगर बहुत सारे सितारे मिलके कोई शेप वगैरह बना लेते हैं तो उसको एक कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। सितारों का ग्रुप होता है वो। एक बहुत ही फेमस एक ग्रुप है, एक कॉन्स्टिलेशन है कैनिस मेजर, जिसकी शेप है कुत्ते जैसी है। आप अगर गूगल करोगे कैनिस मेजर आपको दिखेगा, बहुत वहाँ पे आपको लगेगा कि कुत्ते जैसी शेप है उसकी। जो कॉन्स्टिलेशन है उसका ब्राइटेस्ट जो स्टार है वो है साइरस। एक्चुअली सिर्फ उस कॉन्स्टिलेशन का नहीं, पूरे स्काई का। तो उन्होंने कहा कि इस कॉन्स्टिलेशन का ब्राइटेस्ट स्टार भी यही है, आसमान का भी ब्राइटेस्ट स्टार भी यही है, और इन्हीं दो महीनों के बीच में आता है, तो इसका गर्मी से कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो उन्होंने ये लॉजिक लगाया कि इस स्टार की जो रोशनी है, शायद ये इतना ब्राइट स्टार है कि ये धरती तक भी इसकी रोशनी पहुंचती है, तभी धरती का तापमान भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि ये साइंटिफिकली करेक्ट लॉजिक है नहीं, बट उस टाइम के हिसाब से उन्होंने अपना दिमाग ऐसे लगाया। सो तभी से सिंस साइरस एक स्टार था जो कैनिस मेजर का एक पार्ट है, कैनिस मेजर एक कुत्ते जैसी कॉन्स्टिलेशन है, तो उन्होंने साइरस को एक और नाम दे दिया, वो था द डॉग स्टार। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन की वजह से। तो तब से जब भी साइरस आसमान में आता था इन दो महीनों के लिए, जुलाई और अगस्त के लिए, रोमन्स कहते थे डॉग डे शुरू हो गए। अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी आएगी, क्योंकि साइरस की रोशनी भी, एक तो हमारे सन की रोशनी धरती पे आ रही है, उसके अलावा साइरस भी अब हीट पहुंचाएगा धरती पे, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी का अब ये टाइम आएगा। ठीक है, सो वहीं से आता है मतलब डॉग डेज का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कभी भूलोगे नहीं, बट टू मेक श्योर कि आप कभी ना भूलो, मैं आपके लिए दो सेंटेंसेस भी लाया हूँ। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप भी इस पर सेंटेंस बनाइएगा, क्योंकि अगर आप कुछ लिखोगे तो आपके माइंड में वो चीज़ बस जाएगी। तो पहला यहाँ पे सेंटेंस है, आई स्लीप इन द बेसमेंट ड्यूरिंग द डॉग डेज ऑफ अगस्त। सिंपल सा सेंटेंस है, डजेंट रियली रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन। सेकेंड सेंटेंस है, ड्यूरिंग द डॉग डेज ऑफ समर पीपल प्रेफर टू रिमेन इनडोर्स, मतलब घर के अंदर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है डॉग डेज चल रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, साइरस आसमान में छाया हुआ है, एंड गो आउट एज लिटिल एज पॉसिबल। ऑलराइट, सो डॉग डेज मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म दिन। द नेक्स्ट ईडियम इज होल्ड योर हॉर्सेस। अमेरिकन ईडियम है, तो कुछ ज़्यादा इसका ओरिजिन है नहीं। काउबॉयज़ घोड़े पर घूमते थे और कहीं भी उनको जाना होता था तो घोड़े अपने भगाते रहते थे। तो अगर किसी को ये कहना होता था कि थोड़ा सब्र रखो, होल्ड ऑन, इतनी जल्दी में मत रहो, तो वो कहते थे होल्ड योर हॉर्सेस, उन काउबॉयज़ को ऑफ कोर्स। तो तभी से ये इडियोमेटिकली फेमस हो गया, और अमेरिकन ईडियम है तो अब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फेमस है। So this idiom is used for telling someone who is getting ahead of themselves to stop and consider their action or decision। तो जो भी कोई वो कदम उठाने वाले हैं, कोई डिसीजन लेने वाले हैं, तो आप कह रहे हो कि एक बार सोचो, कंसिडर करो आप क्या करने के वाले हो। बी पेशेंट, जल्दबाजी में मत रहो, होल्ड योर हॉर्सेस। ठीक है, सो इसके यहाँ पे दो सेंटेंसेस बनाए हैं। आप किसी को कह सकते हो जो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है कि दे आर स्टिल प्रिपेयरिंग, होल्ड योर हॉर्सेस, दीज थिंग्स टेक टाइम। तो वो लोग अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं, चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो थोड़ा सब्र रखिए, होल्ड योर हॉर्सेस। अच्छा, अगर कोई आपको कहता है कि मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, जल्दी करो मुझे और मतलब सब्र नहीं हो रहा, तो आप कहोगे होल्ड योर हॉर्सेस सर, कांट यू सी वी हैवंट फिनिश्ड हेयर। ठीक है, तो आप कहोगे कि थोड़ा सब्र रखो, बी पेशेंट, होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस। द नेक्स्ट ईडियम इज़ द कैट्स मियाओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग ईडियम है, हालांकि इसका कोई ओरिजिन प्रॉपर है नहीं, बट स्टिल इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ईडियम। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा व्यक्ति
जो बहुत ज़्यादा एन्जॉयबल हो, डिज़ायरेबल हो या इम्प्रेसिव हो। बेसिकली जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो आप कह सकते हो। अच्छा, कैट्स मियाओ क्यों? ये देखिए ज़रा पुराना आइडियम नहीं है, 1920s के आसपास ये वजूद में आया था। 1920s एक ऐसा समय था, उस वक्त राइटर्स ज़रूरत से ज़्यादा क्रिएटिविटी यूज़ करते थे। बहुत सारे इडियम्स इस समय बनाए गए थे हमारे राइटर्स द्वारा। तो वेल, कैट देखिए एक ऐसा एनिमल है जो लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता था, आज भी करता है। एक बहुत ही मजेस्टिक एनिमल लगता है लोगों को। तो उसकी जो मियाओ थी, उसमें भी लोगों को कुछ एक एक खास चीज़ लगती थी। ऐसा लगता था कि इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव, काफ़ी अट्रैक्टिव सी एक आवाज़ निकालती है बिल्ली। तो वहीं से इन्होंने ये इडियम बना दिया, द कैट्स मियाओ। तो कोई भी चीज़ बहुत बढ़िया होती थी, कोई गाड़ी बहुत बढ़िया है, किसी का कोड बहुत बढ़िया है, किसी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, कोई भी चीज़ जो इम्प्रेसिव हो, तो आप कह सकते हो इट इज़ द कैट्स मियाओ। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो सेंटेंसेज हैं, आप कह सकते हो द सिंगर्स न्यू सॉन्ग इज़ द कैट्स मियाओ इजंट इट। तो मैं कह रहा हूँ कि जो सिंगर का नया गाना है, इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव, वेरी इंजॉयबल, बिल्कुल है ना। अच्छा, तो सेकंड सेंटेंस आप ये भी कह सकते हो हिज न्यू कार इज़ द कैट्स मियाओ। तो बहुत ही बढ़िया कार है, शाइनिंग, इम्प्रेसिव, काफ़ी दिखने में बहुत बढ़िया लग रही है। तो उस ज़माने के हिसाब से ये जो ईडीएम है आप कहोगे कि इट इज़ द कैट्स मियाओ। द नेक्स्ट ईडीएम इज़ द एलिफेंट इन द रूम। इसका मतलब होता है कोई ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत ही ऑब्वियस हो, कोई भी दूर से उसको देख सकता है, उसको इग्नोर करना बहुत ही ज़रा मुश्किल हो, बट लोग प्रेफर करते हैं कि उसके बारे में बात ना ही करी जाए। उसे कहते हैं द एलिफेंट इन द रूम। अब आप पूछोगे एलिफेंट क्यों आता है यहाँ पर, ये क्या, इसका क्या लॉजिक है? अब देखो, इमेजिन करो कि आप किसी रूम में जाते हो, उस रूम में एक एलिफेंट है, तो क्या आप एक कुछ चांस है कि आपको वो एलिफेंट ना दिखे? नहीं ना, क्योंकि एलिफेंट बहुत बड़ा होता है, इट इज़ ह्यूज। तो कोई भी किसी रूम में जाए तो वहाँ पर एलिफेंट हो तो 100% चांस है कि वो उसको नोटिस करेगा। हाँ, उसके बारे में वो बात ना करना चाहे, उसको एक तरीके से इंटेंशनली प्रिटेंड करे कि वहाँ पर एलिफेंट नहीं है, वो अलग बात है। बट सबको पता है कि वहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक इशू है, एक इट इज़ लाइक एन एलिफेंट इन द रूम। एक बहुत ही बड़ा इशू है जो सबको दिख रहा है। तो इससे रिलेटेड दो सेंटेंस है, इससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इसको यूज़ कैसे करना है इन एन एक्चुअल सेंटेंस। देखो, आप लिख सकते हो कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन सीरिया इज़ अमेरिकन मिलिट्रीज एलिफेंट इन द रूम। तो आपको पता है सीरिया में इस वक्त सिविल वॉर चल रही है, वहाँ पर बहुत लोग मारे जा रहे हैं। तो देखो, वहाँ पर सबको पता है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बच्चे मारे जा रहे हैं, रोज़ हम अखबार पे देखते हैं आज जितने लोग मर गए, आज जितने लोग मर गए। बट लोग इतना उसको डिस्कस करना चाहते नहीं है, खासकर अमेरिकन मिलिट्री, क्योंकि वो बस फोकस्ड है कि अपने ऑब्जेक्टिव क्या है, रशिया को पीछे धकेलना है, अपनी प्रेजेंस वहाँ पे जमानी है। बट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्या है? इट इज़ लाइक एन एलिफेंट इन द रूम। एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अमेरिकन मिलिट्री को पता है कि वहाँ पर हो रही है और लोग मारे जा रहे हैं, बट वो उसके बारे में ना बात करना चाहते हैं, ना उसको एड्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। हम ये भी कह सकते हैं द फैक्ट दैट हिज ब्रदर हैड अ टैटू ऑन हिज फेस वॉज अ बिग एलिफेंट इन द रूम एट एवरी फैमिली गैदरिंग। तो अब देखो, अब मान लो कोई किसी का कोई भाई हो, उसके सीधा मुंह पे टैटू बनाओ, बड़ा सा उसने माइक टाइसन जरा टैटू बना रखा हो अपने अपने मुंह पे। तो कोई भी फैमिली गैदरिंग होगी, सब लोग मिलने जुलने के लिए आएंगे, तो सबको सीधी सी बात है उसका टैटू दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये चांस ही नहीं है कि वो दिखे ना, क्योंकि सीधा शक्ल पे है। बट लोग बात करना पसंद नहीं करते कि क्या अजीब सा टैटू है, कोई शक्ल पे टैटू कौन बनाता है वगैरह। तो इट इज़ लाइक द एलिफेंट इन द रूम। सबको दिख रहा है, प्रॉब्लम है, अजीब सा लग रहा है, बट लोग जानबूझकर उसके बारे में बात नहीं करते। ठीक है, सो होपफुली आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा इसका मीनिंग, द एलिफेंट इन द रूम, an obvious problem or difficult situation that people do not want to talk about. The lion's share. The lion's share मतलब किसी भी चीज़ का सबसे बड़ा पोर्शन। ये जो ईडीएम है, सीधी सी बात है, जंगल से ही आता है। जंगल में आपको होता है अगर शेरनी या कोई शिकार करे तो उसके बाद जब शिकार धराशायी होता है तो शेर आता है, सबसे बड़ा पोर्शन जो होता है शिकार का वो शेर खाता है। तो वहीं से ये ईडीएम आया है, किसी भी चीज़ का सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा पोर्शन वो होता है द लॉयंस शेयर। इससे कुछ हम सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। देखो,
ईडियम जानना काफ़ी नहीं होता, उसको सेंटेंसेस में यूज़ कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ हाउ यू विल बी एबल टू मेमोराइज ऑल दीज ईडियम्स. तो इस पर सेंटेंस भी बनाइएगा. पहला सेंटेंस है चाइना वांट्स द लॉयंस शेयर ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ. तो आपको पता ही है चाइना इज़ वेरी मच ए डेवलप्ड कंट्री नाउ. डेवलप्ड कंट्री तो नहीं बट इट्स अ वेरी रिच कंट्री नाउ. फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी हद तक उनके पास है. तो OROB और ग्वादर में इन्वेस्टमेंट करके क्या कर रहे हैं? दे वांट द लॉयंस शेयर ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ. अच्छा, हम ये मुकेश अंबानी के लिए भी कह सकते हैं. मुकेश अंबानी डिज़ायर्स द लॉयंस शेयर ऑफ इंडियाज़ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री. फाइनली हम ये भी कह सकते हैं ही स्पेंड्स, वो खर्चता है द लॉयंस शेयर ऑफ हिज सैलरी ऑन वीडियो गेम्स. तो वीडियो गेम्स का शौकीन है, तो ज़्यादातर जो उसकी सैलरी आती है उसका एक बड़ा चंक, ठीक है, वो वीडियो गेम्स में खर्च देता है. सो याद रखिएगा लॉयंस शेयर. द नेक्स्ट इडियम इज़ वेरी फनी और बहुत इंटरेस्टिंग है. एक बार आपको समझाऊंगा. इनिशियली थोड़ा आपको बैफल करेगा, बट एक बार इसका ओरिजिन समझ जाओगे देन इट विल मेक सेंस. दैट रियली गेट्स माई गोट. इसका मतलब होता है कि वो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा अनॉय करती है या गुस्सा दिलाती है. तो इफ़ समथिंग गेट्स योर गोट मतलब आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा अनॉय कर रही है या गुस्सा दिला रही है. अब आप कहोगे कि गोट कहाँ से आ गया, गोट से गुस्से का क्या मतलब? अब देखो, ये जो ईडियम है ना, ये आता है हॉर्स रेसिंग के स्पोर्ट से. अब आप कहोगे हॉर्स रेसिंग से कैसे आता है? वेल, देखिए, काफ़ी हद तक जो हॉर्सेस होते हैं जिनको अगले दिन रेस पे पार्टिसिपेट करना होता है, तो माना जाता था कि उनका जो स्टेबल होता है जहाँ पे हॉर्सेस को ठहराया जाता है, जहाँ पे वो रखे जाते हैं, वहाँ पर अगर एक गोट बांध दी जाए हॉर्सेस से कुछ डिस्टेंस पे, ऑफ कोर्स वो हॉर्सेस को काम करती है, उनको ठंडा रखती है ताकि अगले दिन वो रेस में अच्छा परफॉर्म कर ले. तो कई बार कुछ राइवल्स, एक दूसरे के जो प्रतिद्वंदी होते हैं हॉर्स रेसिंग में, वो रात को चुपके से दूसरे की जो गोट है वो खुली छोड़ देते थे या चुरा लेते थे, ताकि जो घोड़ा है वो काम ना रहे, कंपोज ना रहे और अगले दिन उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आए. तो वहीं से ये ईडियम आया है कि जब भी कोई कंपेटिटर ये करता रहा, सामने वाले की जो गोट है वो ले लेता था, तो ऑफ कोर्स जिसकी गोट ली गई है और या जिसका घोड़ा अब काम नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा एनॉयड हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाएगा. सो दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड दिस ईडियम. सो इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस करते हैं जस्ट सो वी कैन मेमोराइज दिस ईडियम प्रॉपरली. आई हेट दैट एक्टर, ही रियली गेट्स माई गोट. तो किसी एक्टर से अगर आप मतलब थोड़ा आपकी नाखुशी, आप पसंद नहीं करते उनको, तो आप कहोगे ही रियली गेट्स माई गोट. आप ये भी कह सकते हो माई नेबर इज सच अ बिटर मैन, कड़वा आदमी है. माई नेबर इज सच अ बिटर मैन, ही रियली गेट्स माई गोट. किम जोंग उन गॉट ट्रम्प्स गोट व्हेन ही डिफाइड हिम. डिफाइड मतलब कि उसका जो एक तरीके से आप कह लो वार्निंग जो थी वो उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको डिसओबे कर दिया. किसी को डिफाई करना मतलब किसी को डिसओबे कर दिया. तो ट्रंप ने आपको बताई है वार्निंग दी थी नॉर्थ कोरिया को कि मिसाइल टेस्ट मत करो, बट किम जोंग उन ने कहा कि नहीं हम करेंगे. सो हम कह सकते हैं किम जोंग उन गॉट ट्रम्प्स गोट. उनको बहुत ज़्यादा एनॉय कर दिया, एंग्री कर दिया एंड टेस्टेड हिज न्यूक्लियर बॉम्ब. सो दिस इज दैट रियली गेट्स माई गोट, अ वेरी ब्यूटिफुल एंड फनी इडियम. अगला इडियम है पिग हेडेड. पिग हेडेड मतलब कोई ऐसा आदमी जो बहुत क्लोज माइंडेड हो. क्लोज माइंडेड मतलब नए आइडियाज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग ना हो, जो उसका रिजिड माइंडसेट है उसी पर ही डटा रहे. इनफ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल का उल्टा. आप यहाँ पे रिजिड वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, RIGID. उसके अलावा हम कह सकते हैं स्टबर्न, ज़िद्दी भी हो सकता है. रिफ्यूज़ टू चेंज देयर माइंड अबाउट थिंग्स. सीधी सी बात है, जो स्टबर्न हो, जो रिजिड माइंडेड हो, वो अपना माइंडसेट चेंज करने को तैयार नहीं रहेगा, इवन इफ दैट पर्सन इज प्रोवाइडेड विद अ लॉट ऑफ फैक्ट्स. तो पिग हेडेड क्यों? पिग कहाँ से आ गया? देखो, पिग एज एन एनिमल, इसका कोई ओरिजिन नहीं है. पिग एज एन एनिमल मानते हैं कि उसका जो व्यवहार होता है ना, बड़ा स्टबन सा होता है. अगर आप पिग से कुछ करवाना चाहो ना, तो ज़्यादातर वो करेगा नहीं. जो उसका मन कर रहा होगा या जो उसको लगेगा सही है वही करेगा, इवन दो आप उसका भला चाहते हो. सो ये काफ़ी हद तक पिग के कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो वहीं से ये इडियम आता है पिग हेडेड. ठीक है, तो हम इसके कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं. वन शुडंट बी पिग हेडेड व्हेन इट कम्स टू मनी. तो पैसे को लेकर स्टबर्न, जिद्दी नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स. या कुछ भी डालो यहाँ पे, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, जो भी आपका मन करे यहाँ पे सेंटेंस में डाल सकते हो. अब ये भी कह सकते हो माई फ्रेंड इज क्वाइट पिग हेडेड व्हेन इट कम्स टू बाइंग लैपटॉप्स. तो कोई आपका दोस्त हो जिसको एक सडन ब्रांड का लैपटॉप ही पसंद है, डेल का पसंद है, एसर का पसंद है, एसर का ही लूंगा मैं. सो ही इज़ क्वाइट पिग हेडेड अबाउट इट. स्टबर्न है,
ही रिफ्यूजेस टू चेंज हिज माइंड कि और ब्रांड के लैपटॉप भी अच्छे हो सकते हैं. सो ये भी एक तरीका है इस ईडियम को इस्तेमाल करने का. पिग हेडेड, वीजल आउट ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो किसी पर, या फिर कोई उसने कमिटमेंट कर रखी हो, उस कमिटमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी से चुपचाप इन अ स्नीकी वे बच निकलना. अब आप कहोगे वीजल क्या होता है? वीजल हिंदी में इसका अर्थ होता है नेवला. नेवला तो आपको पता ही होगा क्या होता है. अब आप में से शायद कुछ लोग कहोगे कि नेवला तो सांप को मार जाता है, तो हम यहाँ पर वीजल आउट समथिंग क्यों सेंटेंस ये इडियम बनाते हैं. देखो, वैसे सांप को तो नेवला मार देता है, वीजल मार देता है, और अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक क्रीचर है. बट हम यहाँ पर वीजल आउट समथिंग जब लिखते हैं तो एक तरीके से जो उसकी एजिलिटी है, काफ़ी एजाइल क्रीचर है वीजल. कोई भी कहीं भी उसको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो बिल्कुल चुपके से वहाँ से भाग भी सकता है वो. तो उसके हिसाब से ये इडियम बना है, ठीक है, और कोई ओरिजिन नहीं है इसका. तो इस पे कुछ हम सेंटेंस हम बना सकते हैं. माई ब्रदर ऑलवेज ट्राइज टू वीजल आउट ऑफ डूइंग द डिशेज. डूइंग द डिशेज का मतलब बर्तन साफ करना, बर्तन जो होते हैं उनको साफ करना. तो मेरा भाई क्या करने की कोशिश करता है कि उसको बर्तन ना धोने पड़े. ही ट्राइज टू वीजल आउट, ठीक है, तो बच निकलने की कोशिश करता है कि ये जिम्मेदारी मेरे पे ना आ जाए. सेकंड सेंटेंस है ही यूज्ड ऑल काइंड्स ऑफ एक्सक्यूजेस टू वीजल आउट ऑफ पेइंग हिज बिल्स. तो उसने हर टाइप के बहाने मारने की कोशिश की ताकि जो बिल पेइंग की जो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, ठीक है, उससे वो बच निकले इन अ स्नीकी वे, ठीक है. सो दिस इज वीजल आउट ऑफ समथिंग. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इंटरेस्टिंग इडियम है, बट इसका कोई प्रॉपर ओरिजिन नहीं है. पहले इसका आपको मतलब बताता हूँ, फिर बताऊँगा थोड़ा बहुत कि कैट बैग कहाँ से आ गया. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है कि कोई सीक्रेट हो, कोई गुप्त, कोई राज हो, उसको अचानक से सबके सामने रिवील कर देना. ऑफ कोर्स ज़्यादातर इधर बाय एक्सीडेंट और एज अ सरप्राइज. तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ सडनली किसी को बता देते हो जो सामने वाले आदमी को सरप्राइज कर दे, तो यू जस्ट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. ऑलराइट, तो कैट कहाँ से आती है? देखो, इसका भी प्रॉपर एक ओरिजिन तो है नहीं, अमेरिकन इडियम है. इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि अगर कोई बैग हो उसमें से सडनली बिल्ली निकल जाए तो यू विल बी सरप्राइज, क्योंकि बैग में से बिल्ली निकलेगी ये कोई एक्सपेक्ट तो करेगा नहीं. अगर आपके सामने एक बैग पड़ा हो तो आप बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हो, कपड़े होंगे, खाने की चीज़ होगी, अगर बिल्ली निकल जाए तो ऑफकोर्स यू विल बी सरप्राइज. तो वही इसका एक ओरिजिन है, कोई प्रॉपर और कोई कहानी नहीं है इसकी. सो यहाँ पर इसके दो सेंटेंसेज है. शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एंड फाइनली टोल्ड हर पेरेंट्स अबाउट हर प्लान्स ऑफ गेटिंग मैरिड. तो सीधी सी बात है, एक सीक्रेट था. शी हैड प्लान्स ऑफ गेटिंग मैरिड, बट फाइनली उसने जो अपने प्लान्स थे कि मैं शादी करूँगी, अपने पेरेंट्स को बता दिए. एंड शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. ऑलराइट, सो सेकेंड सेंटेंस है डोंट फॉरगेट दैट दिस इज़ अ सीक्रेट, सो वट एवर यू डू डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. तो अगर आप किसी को ये बोलना चाहते हो कि राज की बात राज ही रहनी चाहिए, तो आप वहाँ पर ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हो कि ये भूल मत जाना कि ये एक राज है, और चाहे जो भी करो डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. ये सीक्रेट लोगों के सामने खुलना नहीं चाहिए, रिवील नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, सो दिस इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. द नेक्स्ट इडियम इज गो टू द डॉग्स. काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, इन वेरियस एग्जाम्स. समझ लो इसका मतलब क्या है. गो टू द डॉग्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो धीरे धीरे नहीं, या ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो चुकी हो, इट इज़ ऑलरेडी रुइंड, या धीरे धीरे डिके कर रही है, सड़ रही है, डिटोरिएट हो रही है, इट इज़ डिक्लाइनिंग इन लुक्स और हेल्थ. जैसे कि ये कार है, इट हैज़ गॉन टू द डॉग्स. अच्छा, तो यहाँ पर गो टू द डॉग्स क्यों, डॉग्स कहाँ से आ गए? ये ब्रिटिश इडियम है, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कि आपको पता है कि ब्रिटेन एक बहुत ही ठंडा देश है, वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत कंज्यूम करते हैं, मीट वगैरह. तो मीट काफ़ी बार सड़ भी जाता है. तो कभी कोई मीट वगैरह सड़ जाता था ना, तो वो कुत्ते को दे देते थे, कुत्ता खा लेता था उसको. तो कोई भी अगर फिर इवेंचुअली एक इडियम बन गया कि कोई भी चीज़ सड़ जाती थी, जो चाहे वो ब्रेड हो या सब्जी हो या मीट हो, अगर वो सड़ जाती थी तो कहते थे दिस हैज़ गॉन टू द डॉग्स, कि ये बिल्कुल अब सड़ चुकी है. तो इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेज हैं जस्ट टू मेक इट क्लियर हाउ टू एक्चुअली यूज दिस व्हाइल राइटिंग. माई फ्रेंड्स कार हैज़ गॉन टू द डॉग्स. तो क्या हुआ है उसकी गाड़ी को, बिल्कुल अब बर्बाद हो चुकी है, जैसे कि ये गाड़ी है. इट हैज़ गॉन टू द डॉग्स, डिके कर चुकी है, डिक्लाइन कर चुकी है. अच्छा, आप ये भी कह सकते हो द कंपनीज रेप्यूटेशन. ज़रूरी नहीं है कि कोई टेंजिबल चीज़ ही
यहाँ पर उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो ये इडियम। कोई इनटेंजिबल चीज़ हो, जैसे रेपुटेशन हो, टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हो, इनटेंजिबल जिसको आप छू नहीं सकते। रेपुटेशन जो होती है, क्या उसको आप छू सकते हो? नहीं छू सकते। तो वहाँ पर भी आप ये इडियम इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करो तो द कंपनीज रेपुटेशन हैज़ गॉन टू द डॉग्स, बिल्कुल ही अब डिस्ट्रॉयड, रुइंड हो चुकी है। सो याद रखिएगा, गो टू द डॉग्स। द नेक्स्ट इडियम इज लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़, कोई मुद्दा जिस पे बात नहीं हो रही, जिस पे बात काफ़ी लंबे समय से नहीं हुई, उसको ना छेड़ा जाए, क्योंकि अगर छेड़ा जाएगा तो कुछ बुरा हो सकता है, स्थिति और ख़राब हो सकती है। तो मान लो दो लोगों के बीच में कभी लड़ाई हुई थी, तो अच्छा यही रहेगा कि वो उस इंसिडेंट को कभी डिस्कस ना करें, क्योंकि फिर से डिस्कस करेंगे तो वापस वो बुरी फीलिंग्स वापस आ जाएगी, दे विल सरफेस अगेन। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि कोई पास्ट में कोई चीज़ हुई हो, उसको वैसे का वैसे ही रहने दो, उसको छेड़ो मत, वापस जगाओ मत उसको, क्योंकि वो आज का जो दिन है वो ख़राब कर सकती है। ठीक है, अब ये भी कह सकते हो इट्स बेस्ट टू लीव अ सिचुएशन एज इट इज़ इफ़ डिस्टर्बिंग माइट कॉज ट्रबल। तो कोई सिचुएशन भी हो, जैसे है वैसे रहने दो, क्योंकि देखो लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब कि अगर कोई कुत्ते सो रहे हैं उनको सोने दो, क्योंकि जाग जाएंगे एक बार तो हलचल मचाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वहीं से ये इडियम आया है। तो यहाँ पर इसका सेंटेंस बनाया मैंने कि आई वॉन्टेड टू टेल हर वॉट आई थॉट बट आई डिसाइडेड टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। तो मैं चाहता था कि जो मैं सोच रहा हूँ वो बता दूँ, बट मैंने सोचा कि पुरानी बातों को जगाना ठीक नहीं है, आज की स्थिति ख़राब हो सकती है, तो आई डिसाइडेड टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। ठीक है, सो याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। द नेक्स्ट इडियम इज थ्रो टू द वुल्व्स। थ्रो टू द वुल्व्स का मतलब होता है किसी को एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में डाल देना जहाँ पर उस पर अटैक होगा। ज़रूरी नहीं है फिजिकल अटैक भी ही हो, वर्बल अटैक भी हो सकता है, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा बुरी तरीके से। बेसिकली एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन में किसी को डाल देना। ज़्यादातर व्हेन यू थ्रो समवन टू द वुल्व्स, आप वो ये तब कर रहे होते हो जब आप खुद को या किसी दूसरे इंसान को बचाना चाहते हो। तो बेसिकली एक आदमी को बचाने के लिए दूसरे को आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, जिसको आप सेक्रीफाइस कर रहे हो उसके लिए आप कह सकते हो दैट पर्सन इज बीइंग थ्रोन टू द वुल्व्स। अच्छा, इससे रिलेटेड एक बहुत ही फेमस एक कोट है, लोग फेसबुक वगैरह पे बहुत शेयर करते हैं, थ्रो मी टू द वुल्व्स एंड आई विल कम बैक लीडिंग द पैक। तो एक काफ़ी मोटिवेशनल सी एक कोट है कि अगर कोई मुझे भेड़ियों के बीच में फेंक भी देता है तो जब मैं वापस आऊँगा ना तो वो भेड़िए मेरे दोस्त होंगे और वो मैं उनका लीडर बन के वापस आ रहा हूँ। तो बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स में मुझे धकेल भी देता है तो उन प्रॉब्लम्स को मैं अपनी स्ट्रेंथ बनाकर वापस लौटूंगा। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस कोट है, ये भी आप समझ गए। उसके अलावा थोड़ा टेक्स्ट बुक स्टाइल में अगर सेंटेंस बनाना है तो आप कह सकते हो ही थ्रू हिज बेस्ट फ्रेंड टू द वुल्व्स व्हेन द स्कैंडल ब्रोक आउट। तो उसने क्या किया, कोई स्कैंडल ब्रोक आउट हो गया होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम आने वाली थी दोनों को, तो उसने एक तरीके से खुद को बचाने के लिए अपने फ्रेंड को एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में डाल दिया। ही थ्रू हिज फ्रेंड टू द वुल्व्स। ऑलराइट, तो हाँ, ज़रूरी भी नहीं है कि खुद को बचाने के लिए उसने किया हो। ठीक है, यूजुअली ऐसे इसका मीनिंग होता है, बट इसका बेसिक मीनिंग यही होता है कि किसी को एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन में डाल देना, टू थ्रो समवन टू द वुल्व्स। द नेक्स्ट इडियम इज कोल्ड टर्की। टर्की एक बर्ड सी होती है और उसको यूएस में काफ़ी बार थैंक्स गिविंग के टाइम उसको खाया भी जाता है, उसकी एक डिश बनाई जाती है। अच्छा, तो कोल्ड टर्की का क्या मतलब हो गया? कोल्ड टर्की का मतलब बड़ा अजीब सा है, आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। ओरिजिन इसका वैसे पक्का नहीं है, बट जो लोग ज़्यादातर मानते हैं वही ओरिजिन आपको मैं बता दूंगा। कोल्ड टर्की का मतलब होता है कि किसी एक एडिक्शन को, कोई भी एडिक्शन हो, स्मोकिंग की हो, ड्रग्स की हो या कोई और हो, उसको इमीडिएटली रोक देना, उसको इमीडिएटली उससे विड्रॉ कर लेना, टू स्टॉप अ हैबिट। खासकर ऑफ कोर्स ये बैड हैबिट के लिए होता है, गुड हैबिट के लिए नहीं होता। अगर आप रोज़ ब्रश करने की आपकी हैबिट है और आप सडनली इसको रोक देते हो तो वहाँ पर इसको यूज़ करना सही नहीं रहेगा, उचित नहीं होगा। तो ऑल राइट, अब कोल्ड टर्की क्यों? देखिए, ये इडियम ज़्यादातर जो यूज़ करते थे लोग, वो करते थे ड्रग एडिक्ट्स के लिए। कोई ऐसा इंसान जो पहले ड्रग्स का सेवन वगैरह करता हो, वो सडनली उसको करना बंद कर दे। तो कोई भी अगर ड्रग का आप सेवन कर रहे हो, अचानक से बंद करते हो, तो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स में क्या रहता है कि कुछ आपकी बॉडी पे कुछ असर आता है, कि सडनली एक चीज़ जो आपकी बॉडी जिससे बहुत ज़्यादा यूज टू थी वो आपसे छीन ली गई है, तो बॉडी को रिएक्ट करती है उससे।
तो कई बार देखा गया उन लोगों की स्किन जो है ना वो टर्की जैसी हो जाती है, जो ये चिड़िया है कोल्ड टर्की जैसी हो जाती है। तो वहीं से ये ईडियम आया है, टू गो कोल्ड टर्की। अच्छा, तो यहाँ पर इसके दो सेंटेंसेस हैं। शी गेव अप हर ड्रिंकिंग हैबिट कोल्ड टर्की इमीडिएटली। उसने ग्रेजुअली बंद नहीं करी, कोल्ड टर्की मतलब इमीडिएटली एब्रप्टली उसने बंद कर दी, ठीक है। एंड हैड नो इल इफेक्ट्स, ऑलराइट। सो सेकंड सेंटेंस है व्हेन ड्रग एडिक्ट्स गो कोल्ड टर्की, मतलब अचानक से ड्रग्स का सेवन करना बंद कर देते हैं, दे एक्सपीरियंस अ पीरियड ऑफ एक्सट्रीम सफरिंग, ठीक है। तो सीधी सी बात है, विड्रॉल सिम्टम्स वगैरह होते हैं तो उसकी वजह से दे एक्सपीरियंस एक्सट्रीम सफरिंग। तो याद रखिएगा कोल्ड टर्की मतलब कोई बैड हैबिट को इमीडिएटली रोक देना। द नेक्स्ट इडियम इज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मतलब होता है किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाना। वैसे ये इडियम का मतलब अपने आप में थोड़ा बहुत क्लियर हो ही जाता है। फिश आपको पता है उसका नेचुरल हैबिटेट होता है वाटर, वहाँ पर वो कंफर्टेबल फील करती है। पानी से उसको अगर आप निकाल दोगे तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करेगी, इट माइट इवन डाई एक्चुअली, बट काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करेगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड दो सेंटेंसेज हैं यहाँ पर। आई एम रियली गुड एट प्लेइंग फुटबॉल बट आई एम अ फिश आउट ऑफ वाटर व्हेन आई ट्राई टू प्ले टेनिस। तो वैसे तो अगर आप मुझसे फुटबॉल खिला दो तो काफ़ी अच्छा हूँ मैं उसमें, बट मुझसे अगर टेनिस प्ले करवाओगे, अगर टेनिस खिलवाओगे मुझसे, तो वहाँ पर तो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करूँगा मैं, ऑलराइट। सेकेंड सेंटेंस है द नर्वस यंग मैन फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर व्हेन ही जॉइंड द न्यू कॉलेज। तो नर्वस, अब सीधी सी बात है, कभी कभी आप कोई नया कॉलेज नई स्कूल ज्वाइन कर लो तो वहाँ पर भी आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच थे अपने प्रीवियस कॉलेज या स्कूल से, ठीक है। सो समवन माइट फील लाइक अ फिश आउट ऑफ द वाटर ओवर देयर एज वेल। तो इसको यूज़ करने का तरीका है, आप भी इस पर सेंटेंस बनाइएगा, क्रिएटिव सेंटेंस बना सकते हैं इस पर, एंड आई विल ट्राई टू चेक देम। द नेक्स्ट इडियम इज मैड एज अ हॉर्नेट। हॉर्नेट देखिए एक मधुमक्खी जैसा इंसेक्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा इसका एक पेनफुल डंक होता है, मधुमक्खी से भी ज़्यादा पेनफुल डंक होता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी होती है, लोगों को मार सकती है हॉर्नेट्स। तो देखो मैड एज अ हॉर्नेट मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होना। अच्छा, इससे एक सिमिलर इडियम भी है, वो भी याद कर लो, मैंने कहा अलग से कवर नहीं करना चाहिए, दोनों साथ में बता देता हूँ आपको। मैड एज अ वेट हैन। हैन आपको आई होप पता होगा कि मुर्गी को कहते हैं, मुर्गी को इंग्लिश में कहते हैं हैन। तो मुर्गी पे अगर आप पानी डाल दोगे ना तो उसको बहुत गुस्सा आता है, कभी ट्राई मत करना। तो वैसे अगर मुर्गी पे अगर पानी डालोगे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी, तो वो उसका मतलब यही होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। ही और शी वॉज मैड एज अ वेट हैन मतलब बहुत गुस्सा थी, ठीक है। तो इस पर मैंने सेंटेंस बनाया यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन मेड ट्रंप मैड एज अ हॉर्नेट। तो रिसेंटली आपको पता होगा ट्रंप ने एक डिसीजन लिया था अबाउट रेफ्यूजीज, सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया उसको, और क्या हुआ कि ट्रंप बहुत ही गुस्सा हो गए। ही वॉज मैड एज अ हॉर्नेट, या ये भी कह सकते हो मैड एज अ वेट हैन। द नेक्स्ट इडियम इज वुडंट हर्ट अ फ्लाई। अगर आप कहते हो कि कोई आदमी समवन वुडंट हर्ट अ फ्लाई, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि वो इंसान बहुत ही शांति प्रिय आदमी है, कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, एक पैसिफिस्ट है जैसे महात्मा गांधी थे। अच्छा, वुडंट हर्ट अ फ्लाई मतलब किसी मक्खी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा, इंसान तो दूर की बात है, ठीक है। तो वहाँ से ये इडियम आता है। इसका यहाँ पे सेंटेंस है, आई रिफ्यूज टू बिलीव माई ब्रदर टर्न्ड वायलेंट, ही वुडंट हर्ट अ फ्लाई। तो अगर कोई मुझे कहता है कि मेरा कोई भाई हो तो वो गुस्सा हो गया अचानक से, उसने हिंसा करनी शुरू कर दी, तो मैं उसके डिफेंस में उसको बचाने के लिए कहूँगा कि मैं तो ये बात नहीं मान सकता कि मेरे भाई ने हिंसा करी होगी, वो किसी मक्खी को भी ना मारे, ही वुडंट हर्ट अ फ्लाई। द नेक्स्ट इडियम इज किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इसका मतलब होता है एक तीर से दो निशाने। ये हर भाषा में आपको ऐसा एक इडियम मिलेगा, ये बहुत ही प्राचीन इडियम है। कहते हैं चाइनीज़ भाषा में सबसे पहले था इसका, कुछ ट्रांसलेशन थी उसकी कि एक पत्थर दो चिड़िया करके, फिर बाद में हर भाषा ने इसका अपना एक वेरिएंट बना दिया। तो इसका मतलब यही होता है कि एक आप जब एक प्रयास कर रहे हो उससे आप दोनों चीज़ें एकम्प्लिश कर लो, ठीक है। गेट टू थिंग्स डन एट वंस। तो इसका एक सिंपल सा मैंने सेंटेंस बनाया यहाँ पे घरेलू, आई हैव टू गो टू द बैंक एंड ऑन द वे बैक आई विल पिक अप द ग्रोसरीज। ग्रोसरीज मतलब घर के सामान वगैरह। किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, तो सीधी सी बात है, मैं बाहर एक बार जा रहा हूँ,
बट मैं दोनों चीज़ें इकट्ठा कर रहा हूँ, बैंक भी जा रहा हूँ और साथ में ग्रोसरीज भी ले आऊँगा। तो यहाँ पे मैं यही कह सकता हूँ कि आई एम किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, गेटिंग टू थिंग्स डन एट वंस। द नेक्स्ट इडियम इज पिग आउट। पिग आउट का अर्थ होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खा लेना, ईट अ लॉट ऑफ समथिंग। अच्छा, पिग क्यों? देखिए, पिग आउट का मतलब ये आता है, आपने वैसे कभी पिग को देखा हो, वो बहुत ही ज़्यादा खाता है और बिना रुके खाता है जब वो खाने पे आता है, तो वहीं से ये ईडियम आया। कोई खास इसके पीछे कोई ओरिजिन नहीं है, अमेरिकन ईडियम है। सो यहाँ पर हमने इसका सेंटेंस बनाया है कि ही शुड स्टॉप पिगिंग आउट ऑन फास्ट फूड इफ़ ही वॉन्ट्स टू लूज वेट। तो अगर वो चाहता है कि उसका वज़न कम हो तो उसको क्या करना चाहिए? बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड खाना बंद करना चाहिए। ऑलराइट, ही शुड स्टॉप पिगिंग आउट। द नेक्स्ट इडियम इज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग इडियम है। इसका मतलब होता है सीधा किसी डिपेंडेबल या रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन पाना। आप ये भी कह सकते हो फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी। आप कहोगे हाईएस्ट अथॉरिटी क्यों? अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इंडिया के बारे में कोई फैक्ट बताऊं कि इंडिया ने कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया है, इनिशियली आप मेरी बात को नहीं मानोगे। फिर मैं आपको पीएमओ की वेबसाइट दिखाता हूँ, प्रधानमंत्री की वेबसाइट, वहाँ पर मैं आपको वही चीज़ लिखी हुई दिखा दूँ, तो आप उसको मान लोगे क्योंकि आप उसको एक डिपेंडेबल और रिलायबल सोर्स मानते हो, सिंस वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अथॉरिटी है। ऑलराइट, ठीक है। तो आप कहोगे हॉर्सेस माउथ कहाँ से आ गया? देखो, ये जो ईडियम है ये आता है फ्रॉम द स्पोर्ट ऑफ हॉर्स रेसिंग। घोड़े जो आपको पता है उनकी रेस होती है, उस पर कुछ लोग जुआ भी लगाते हैं कि कौन सा घोड़ा हारेगा, कौन सा जीतेगा। तो कुछ लोग क्या करने की कोशिश करते हैं कि घोड़े जिस अस्तबल में रखे जाते हैं वहाँ पर जो आदमी को जिम्मेदारी दी जाती है उनकी केयर करने की, उससे जाके पूछते हैं कि कौन सा घोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है, कौन सा घोड़ा ज़्यादा हेल्दी है। तो वहाँ से ये ईडियम आता है कि मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है कि मैं इतने सारे पैसे इस घोड़े पे लगा रहा हूँ। तो मैं कहूँगा आई गॉट इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, क्योंकि जो उनकी केयर कर रहा होता है वो बहुत अच्छे से जानता है उस घोड़े को। तो ऑलमोस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन वो ऐसा ही है जैसे घोड़ा खुद बता रहा हो कि मेरी हेल्थ कैसे है, ठीक है। तो ये इसका ओरिजिन है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा सेंटेंस बनाया मैंने यहाँ पे, आई डोंट बिलीव इट, यहाँ पे इट नहीं आएगा, सॉरी, आई डोंट बिलीव दैट ही इज लीविंग, आई एम गोइंग टू इंटेरोगेट हिम एंड हियर इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। तो मैं नहीं मान सकता कि वो जा रहा है, मैं उसको इंटेरोगेट करूंगा, उसे पूछताछ करूंगा कि हाँ भाई बता सही बात है या नहीं है, एंड हियर इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वो क्या निर्णय लेगा, उसकी एक बेस्ट सोर्स जो होगा, बेस्ट रिलायबल सोर्स होगा, वो खुद ही होगा, ठीक है। तो वहीं से मैं इन्फॉर्मेशन लूंगा। द नेक्स्ट इडियम इज नेस्ट एग। नेस्ट एग का मतलब होता है जो पैसा कोई बचाता है भविष्य के लिए, रिटायरमेंट फंड समझ लो। इसका कोई ओरिजिन नहीं है, यही कह लो कि घोंसले में जिस तरीके नेस्ट होता है, घोंसला, एग आपको पता ही है, तो घोंसले में जिस तरीके चिड़िया अपने अंडे को रखती है, तो उसी तरीके से लोग भी अपनी सेविंग्स को रखते हैं कि वो कभी बड़ा होकर कुछ एक बढ़िया फॉर्म लेगी। सो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं इसके, द स्टॉक मार्केट हैज़ गिवन मी गुड रिटर्न्स एंड हेल्प मी बिल्ड अ नेस्ट एग फॉर माई रिटायरमेंट। तो स्टॉक मार्केट से किसी ने अच्छे पैसे कमा लिए हो तो उसने क्या किया है, उसने एक नेस्ट एग बना लिया है उसकी रिटायरमेंट के लिए, ओके। सेकेंड सेंटेंस है, ही हैड बिल्ट अ साइजेबल नेस्ट एग ओवर द ईयर्स एंड वॉज रेडी टू रिटायर बाय द टाइम ही रीच्ड हिज 40s। तो कोई अगर बहुत ही खुशनसीब आदमी हो, उसने 40 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट फंड इकट्ठा कर लिया हो, तो आप कहोगे कि उसका नेस्ट एग तैयार है, ठीक है। सो दिस इज नेस्ट एग, मतलब मनी सेव्ड फॉर द फ्यूचर। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आई, नीचे कमेंट भी करिएगा, सेंटेंसेस ज़रूर बनाइएगा, आपका फ़ायदा होगा उससे, और इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है टू कीप मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू गाइज, सो प्लीज़ डू दैट। एंड हमें ये ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। वैसे मैं आपके लिए फ्रेजल वर्ब की वीडियो बहुत ही जल्द लेके आऊँगा, फ्रेजल वर्ब वॉल्यूम 2, उसके अंदर हम और फ्रेजल वर्ब्स कवर करेंगे। इस वीडियो की PDF के लिए स्टडी IQ का टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो।